इंग्लिश। सो आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई अगर आप CBSE बोर्ड से रिलेटेड है तो आपके लिए इंग्लिश में भी है, और अगर आप जो है हिंदी बोर्ड से रिलेटेड है तो आपके लिए हिंदी में MCQ मैंने रखे हुए हैं। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़िया मस्त तरीके से और अच्छे से। और सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि एक बिल्कुल सरल भाषा और सिंपल भाषा के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगी। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सपोर्ट कंटिन्यूअस एंड कंपेरेंसिव असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो है, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण है, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो है, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है। अगर मैं पहले यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको निगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर्म में पढ़ाऊंगी पहले से ही। अगर हम बात करें मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, तो जो मानकीकृत शब्द है ना, ये हमारा सीटेट का सबसे बड़ा क्या है, नकारात्मक शब्द है, निगेटिव। मानकीकृत अगर हमारे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हुआ है, ऑप्शन में मानकीकृत शब्द दिया हुआ है, तो यह हमें पहले कट कर देना है, इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी मानकीकृत शब्द है कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, मानकीकृत हमारे क्या है, ये नकारात्मक शब्द है। कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में हमें मानकीकृत शब्द दिखेगा, इसे हम कट कर देंगे। अब बचे ये दो ऑप्शन हमारे। पहले क्वेश्चन देखो, कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करता है, ICC इसकी बात कर रहे हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन। देखो, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब आपकी क्लास में टीचर्स लोग शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं तो यहाँ पर निरंतर आपका व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आपको टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, देन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो तब भी आपका सॉल्यूशन भी ठीक है दिया जाता है। ये नहीं कि हाँ हम लास्ट में देंगे या फिर 1 साल बाद देंगे, 6 महीने में देंगे, 1 महीने में बताएंगे फलाना, ऐसे नहीं होता है। साथ ही साथ में आपका यहाँ पर एकदम से तुरंत से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो ये बेस्ट नहीं होगा, सबसे बेस्ट होगा वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। यस, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यही बताए ना हमें कि हमें आप में ग्रो करना है, आपका डेवलप करना है और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो सिखाने की, और हमें बहुत ही बेस्ट यहाँ पे प्रगति अपॉर्चुनिटी बेस्ट बनानी है, जिससे कि सभी विद्यार्थी हमारे अच्छे माध्यम से सीखें। अब भैया हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों की समझ नहीं आ रहा है तो भाड़ में जाए पढ़ाना भी। ये कोई पढ़ाना हुआ, पढ़ाना वह होता है जिससे आप सही माध्यम से सीखें और आपकी समझ में भी आए और आपका विकास भी हो, साथ साथ में आपका ग्रो भी हो, वृद्धि। तो दोनों चीज़ हमारी लर्निंग में पोर्टफोलियो बेस्ट यहाँ पे तरीके से हम सीख सकें। ओके, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इस चीज़ को ध्यान रखें। और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे आपके सीटेट के सॉल्व पेपर वाले क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप ये देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस माध्यम से ही आप अपनी तैयारी को निरंतर यहाँ पे करो। और हाँ, बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ये मत सोचो कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन। देखो, पार वही करता है अपनी मंजिल जो पहले से ही तैयार रहता है, पार वही करता है अपनी मंजिल जो पहले से तैयार रहता है। और जब आप का नोटिफिकेशन आएगा तो तब आप घुटनों पे टिकेंगे कि अब मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो, इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बेस्ट है। यहाँ पर देखो एसोसिएशन वाला और रीजंस वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। भैया अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत रहते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, देन यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम अभिकथन पढ़ते हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। देखो, टीचर्स और स्टूडेंट्स जब साथ में काम करते हैं, पढ़ते हैं या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ अंतःक्रिया कर रहे हैं या फिर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो टीचर्स को भी अपने आप में अपनी जो उनकी खुद का स्वयं का जो दृष्टिकोण है उसको और पूर्वाग्रह की जो जाँच है वह करनी चाहिए। यानी कि टीचर्स यहाँ पर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो वे किस माध्यम से, क्या यहाँ पर की समझ से क्या परे है या फिर क्या उनकी जो है पूर्वाग्रह की उन्हें जांच अपनी निरंतर करनी चाहिए। अब ये तो नहीं होता कि भाई देखो कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि बच्चों से तो नहीं आती, लेकिन अगर आपसे भी नहीं आ रही है तो आप बच्चों को गलत नहीं बताएंगे, जो आपसे आता है और आप अपनी पूर्व नॉलेज के आधार पर भी, है ना, जांचिए, हर चीज़ को परखिए, तभी जाकर के आप बच्चों के साथ में यहाँ पे इंटरेक्शंस कीजिए, चर्चाएँ कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स को भी नहीं मालूम होता कि हाँ ये क्या होगा। देखो, कभी भी एक व्यक्ति पूरा
पूरा पूर्ण नहीं होता कि हाँ पूरा ही परिपूर्ण है। अब ऐसा भी होता है कि हाँ अभी जो है जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है, फिर जो भी हम पढ़ाएंगे टीचर्स को नहीं भी पता, ठीक है। तो वह चीज़ हमें बच्चों को गलत नहीं बतानी है, पहले हमें खुद को भी इस चीज़ का यहाँ पर जांच करनी है कि हाँ भाई ये चीज़ सही है कि नहीं है, ये बिल्कुल राइट होगा। ओके, अब देखो अभिकथन तो हमारा करेक्ट है। अब कारण समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से क्या है, बाधित है। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, यह चीज़ यहाँ पर आपकी है तो सही, लेकिन यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सही आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों के सामने अगर कोई भी समस्याएं क्रिएट हो रही है, समस्या समाधान, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल रीजन आपका अलग है, इसलिए दोनों मेल नहीं खा रहे। अपने आप में ये भी सही है ये भी सही है। किसी बच्चे को अगर समस्या है, समस्या प्रॉब्लम है, और अगर आप उसे स्थिर रूप में ही चीज़ों को बताएंगे, लेकिन समस्याओं का निदान आप उस माध्यम से कीजिए कि अगर इस माध्यम से नहीं हो रहा है तो हम अलग माध्यम से बताएंगे, लेकिन अगर आप स्थिर होकर ही समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करेंगे तो इससे बालकों में बाधित भी यह उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ठीक है। ये अपने आप में अलग है और ये अलग है। यहाँ पर बात हो रही है टीचर्स और बच्चों के इंटरेक्शन की, और यहाँ पर ये समस्या समाधान की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों अपने आप में संबंधित नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बेस्ट है। देखो, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है, किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी को, या फिर योग्यता का अभाव है। तो बताइए भाई फटाफट, मस्त एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, देखो गणित में, मैथ्स में यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम क्या है, अभी है, एक छात्र है, और यहाँ पर गणित विषय है, गणित क्या है, विषय है, और गणित में जो उसके मार्क्स से नंबर है वो कम आए हैं। तो गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहराए, किस्मत। ये कहेगा मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे तो कभी भी मैथ में 6 नंबर आते नहीं है। हम अपने आप को दोस्त नहीं ठहराते हैं, हाँ भाई किस्मत को दोस्त दे रहे हैं, हाँ क्या बात है भाई किस्मत बढ़िया है, मेरी किस्मत तो बहुत ही बुरी है, बस क्या ही पूछे, मुझे बस मैथ्स में तो फेल करना ही होता है इसे मेरी किस्मत को, ठीक है। कार्य कठिनाई का है भैया, कार्य कठिनाई का नहीं है, कोशिश की कमी है। देखो अगर आप कोशिश करेंगे ना बिल्कुल मन बना करके आके हाँ हमें करना ही है तो करना ही है, तो वह चीज़ हो जाती है, इतना भी हार्ड नहीं। लेकिन क्या है, योग्यता का, यस आपका योग्यता के अभाव है, आपने यहाँ पे प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से नहीं की है, अच्छे से आपने मैथ्स को सही तरीके से सॉल्व नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आप जो है इनमें खराब अंक लेके आए। तो यह जो बच्चा है अभी, यह अपनी योग्यता का अभाव दर्शाता है कि मेरी योग्यता का अभाव है। क्या है, मेरी योग्यता का अभाव है, मैं सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाया, इस वजह से किस्मत को नहीं ठहरा रहा है फलाना, हाँ किस्मत रोने बैठ जाओ, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 है, और बेस्ट मस्त क्वेश्चन है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। क्वेश्चन है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, और जो ले वाइगोत्स्की हैं ये रूस के रहने वाले थे। ओके, बेहतरीन मस्त यहाँ पे क्वेश्चन है। एक तो भाई वाइगोत्स्की है, एक है आपके जीन पियाजे, ये तो दोनों क्या ही बताएं, बहुत ही बेहतरीन मस्त एकदम इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, और यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। अब भैया हम छात्रों को अगर ऐसा कार्य देंगे जो उससे बिल्कुल परे हो, असंबंधित, उससे रिलेटेड ना हो। अगर कोई फर्स्ट क्लास का बालक है और फर्स्ट क्लास के बालक को हम कार्य दे रहे हैं 5 क्लास के बालक के अकॉर्डिंग, तो ये उसके परे तो हो गए, असंबंधित है ना, यह उससे संबंधित नहीं है। तो भैया ये हमें छात्रों को ऐसा काम नहीं देना है जो उससे रिलेटेड ही नहीं हो, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, गलत है, ये ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। असंबंधित वर्ड निगेटिव वर्ड है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ में काम प्रदान करना। चलो देखते हैं, छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना, कोई सहायता नहीं देना, ये भी चीज़ गलत है। अब बताओ, बच्चा आपका जो है नर्सरी और प्री नर्सरी करके आता है, फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन होता है जब 5 ईयर का हो जाता है, तो भैया यहाँ पे अपना विकास कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए वो आपके पास आया है। अगर बालक पहले से ही परिपक्व होता है, यहाँ पे मैच्योर होता है, तो आपके पास में क्या क्या देने आता, क्यों आता आपके पास में पढ़ने के लिए,
अब बताओ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई सहायता नहीं करनी है बच्चों। भाई पहले तो सहायता आपको ही करनी है, तभी तो जाके फिर बच्चे यहाँ पे सही से डेवलप हो पाएंगे। कह रहे हैं कि भाई बच्चों का कोई हेल्प ही नहीं करो, तो ये चीज़ तो अपने आप में ही निगेटिव दर्शा रही है, इसलिए ये नहीं होगा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे हमें व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। छात्रों को आप ऐसा कार्य सौंपो यहाँ पे जिसे भी व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित होकर, यानी कि या तो आप उन्हें बस इस तरह से करो कि ये कार्य आपको करना ही करना है, अगर नहीं करोगे ना तो बहुत पिटाई होगी, दंड दिया जाएगा, सजा होगी, स्कूल से भगा दिया जाएगा, मारपीट होगी, फलाना ढिमकाना, इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करो, है ना। इस तरह बोलो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर आप लोगों ने अपना ये कार्य पूरा नहीं किया है। प्रबंधित, आप उसे करने के लिए पूरे उकसा रहे हो स्वयं यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ भी गलत है। और वाइगोत्स्की हमारे ये नहीं कहते हैं जी, जो वाइगोत्स्की है रशिया रूस के रहने वाले, और ये यहाँ पे क्या है, रूसी वैज्ञानिक है, और ये क्या कहते हैं कि बच्चा जो होता है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चा अपने सामाजिक सिद्धांत और अपने समाज में, अपनी संस्कृति में इंटरेक्शन के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, कनेक्ट करता है, यह कहते हैं कौन, वाइगोत्स्की साहब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ में काम प्रदान करना चाहिए। बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि और वैसे भी इसके फोल्डिंग पार्ट इन सब का यूज़ करते हैं वाइगोत्स्की जी। भाई देखो, हम बालकों को सिखा रहे हैं तो हमें उनकी क्षमता, कैपेसिटी, उनका माइंड, उनका IQ लेवल, उनकी बुद्धि क्षमता, सारी चीज़ें देखनी होती है। अब ये थोड़ा है कि हम जो मन में आए बस वही करा दो, है ना। उनकी बुद्धि, उनकी क्षमता, कैपेसिटी देखकर ही तो उन्हें पढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, बेहतरीन मस्त क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो का त्यों लागू करते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा वही हमें बताना है। सो देन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रगतिशील शिक्षा में टीचर्स की भूमिका का, देखो टीचर्स का जो व्यवहार है वो बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, चलो शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, चलो माना हमने। लेकिन अगर एक टीचर से बहुत ही नॉलेजफुल वाला है तो भैया उसकी नॉलेज भाड़ में जाए जब वह हमें खुद नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं, जब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, उनके साथ में कैसा व्यवहार करना है, तो खाक में जाए ऐसा ही नॉलेज, ठीक है। ऐसा ज्ञान हमें नहीं चाहिए। ओके, शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को जो का तो लागू करते हैं, गलत। टीचर्स निर्धारित पाठ्यक्रम, अब पाठ्य पुस्तक में जो भी कुछ लिखा हुआ है टीचर्स जो का तो वही अगर हमें पढ़ा दे तो फिर हमें स्कूल आने की क्या जरूरत है। इसे तो हम अपने घर पे भी बैठ के रट ले, और क्या है ना, रट्टाफिकेशन उसका अपने घर पे भी कर ले, फिर हम क्यों आए यहाँ पे। भैया जो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, पाठ्य विषय वस्तु होती है, वह हार्ड होती है और उसमें जो लिखा होता है वह हमें सरल भाषा में टीचर्स ही सिखाते हैं, तो जोगा तो हमें नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। टीचर्स कहते हैं कि भैया तुम्हें जो करना है कर लो, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, है ना। अब देखो भाई बच्चे क्या करेंगे। पता चला यहाँ पे कि है तो यहाँ पे आपके हिंदी वाले टीचर्स, हिंदी का सब्जेक्ट है, बच्चों होते हैं इंग्लिश अगड़म तगड़म भेड़ दे, यहाँ पे तुक्का सुक्का जो देखा, इधर मैथ का भेड़ दिया, इधर इंग्लिश का, इधर हिंदी का, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया हाल पे छोड़ दो उन्हें, तो जो करना है करने दो, और क्या वो तो फिर करेंगे जो उन्हें करना है, ठीक है। ये सही नहीं है। और सही क्या है, सेकंड। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। यस, यहाँ पे देखो जो एक टीचर्स होते हैं सबसे मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कि उनका व्यवहार बच्चों के साथ में एकदम बेस्ट होना चाहिए, एकदम मस्त होना चाहिए। और यहाँ पे छात्र का और एक टीचर्स का जो व्यवहार होना चाहिए मित्रता के साथ में होना चाहिए। कैसा, एक मित्रता के साथ में होना चाहिए और साधारण सरल व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए एकदम, ओके, जिससे कि बच्चे सही माध्यम से सीखे। और एक सुविधा प्रदाता, भैया यही तो हमारे लिए हमारे पेरेंट्स के समान है, हमारे ईश्वर के समान है। हम गुरु को हम एक ईश्वर का जो है यहाँ पे प्रदाता मानते हैं, ईश्वर के समान मानते हैं टीचर्स को। क्यों? क्योंकि एक टीचर्स ही ऐसा होता है जो कि हमारे भविष्य का क्या करता है, विकास करता है, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाता है और हमें डेवलप करता है। सो बेस्ट यहाँ पे सेकंड होगा आंसर। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन है बेस्ट। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का क्या निहितार्थ है।
हार्वर्ड गार्डनर भी अपने आप में बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं और इन्होंने सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये कहते हैं कि भैया जो यहाँ पर एक बालक होता है ना, वह ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, अलग भिन्न भिन्न टाइप्स की उसमें बुद्धि होती है। अब ये नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही क्षेत्र में ग्रो कर पाएंगे, कि ऐसा नहीं होता कि हाँ भैया अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे ना, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। मुकेश अंबानी है 5 क्लास ये समझो पढ़ा लिखा है, इतना भी नहीं है कहते हैं, है ना। और वो देखो यहाँ पे पूरे देश पर राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, उसमें और अलग प्रकार की नॉलेज है। तो ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशन के फील्ड में ही ग्रो कर सकते हैं, बस यहीं पे हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेस्ट बना सकते हैं। नहीं भैया, हमें तो यहाँ पे सिंगर बनना है, या फिर हमें तो यहाँ पर साइंटिस्ट बनना है, या फिर हमें अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है। हमें तो जो है खेल में इंटरेस्ट है, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, या फिर यहाँ पे जो है बहुत सारे गेम्स हैं, कबड्डी में, खो खो है ना, बहुत सारे गेम्स हैं, हमें तो उनमें इंटरेस्ट है ना। तो ये नहीं होता। तो यही कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर की एक बालक में बहुत प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, वर्तमान में इनकी 9 बुद्धि है। चलो ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से बुद्धि केवल शब्द वैसे ही गलत हो गया। सीटेट में ये जो केवल शब्द होता है ना, ये निगेटिव का भाग है बिल्कुल। केवल जहां पर भी दिखे ना आपको तो उसे हमें इनकरेक्ट कर देना है, ठीक है। बुद्धि केवल प्रयोगों पर ही आधारित नहीं होती, सैद्धांतिक भी होती है, सारी होते हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम नहीं भाई, बुद्धि का केवल एक ही आयाम नहीं होता, बुद्धि बहुआयामी होती है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते हैं। और देखो, सभी लोग दुनिया को समान रूप से थोड़े समझते हैं। अब जैसे मैं समझती हूँ, जैसे मेरी नॉलेज है, जो मैं करती हूँ, क्या सेम वही आप करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, गलत है। सभी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे सभी क्या होते हैं भैया, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ क्या है, गलत है कि सभी लोग दुनिया में एक ही समान रूप से चलते हैं, नहीं। हाँ, सेकंड ऑप्शन राइट है। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग, यस, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग बुद्धि होती है। ये पूरा संसार है, संसार में बहुत सारे मानव हैं। संसार में क्या है, बहुत सारे मानव हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े बंदे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़की लड़के, बहुत सारे, बहुत, सबको हमने एक कैटेगरी में रखा, मानव की श्रेणी में। तो सब अपने अपने अनुसार, अपने अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे जिसको चलना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है और पहनना है, जो भी कुछ करना है भैया, सब अपने अपने अनुसार करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार करते हैं, ठीक है। चलो, सही आंसर ऑप्शन बी था उसमें। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो इनमें से कौन सी अवधारणा, निरूपण का कौन सा क्रम, हमें क्रम बताना है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के उत्तरोत्तर। सबसे पहले बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर क्या क्या वर्क करते हैं, किस किस माध्यम से? संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित नहीं। संकेत आधारित, क्रिया आधारित, छवि आधारित नहीं। छवि आधारित, संकेत आधारित, क्रिया आधारित नहीं। सबसे पहले क्या, क्रिया, एक्टिविटी, क्रिया आधारित, फिर छवि आधारित, फिर संकेत आधारित। देखो, एक जो छोटा नन्हा बालक होता है, सबसे पहले एक जो नन्हा मुन्ना होता है, वह अपनी माँ के गर्भ में, है ना, अपनी माँ के गर्भ में रहता है। और भैया 9 मंथ तक, फिर उसका जन्म होता है। जन्म के बाद में 1 दिन का होता है, 2 दिन का, 3, फिर 1 मंथ का, 2 मंथ का, फिर 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो जैसे 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 वह आगे की ओर बढ़ता जाता है, ऐसे ही उसकी अलग अलग यहाँ पे जो क्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है करने की, वो भी डिफरेंट होती है। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही बच्चा बहुत तेजी से रोता है एकदम। ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, सभी निथार्थी बच्चे करते हैं, है ना भाई। नेचुरली जो बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है, सभी बच्चे रोते हैं, तो यही है। फिर धीरे धीरे जो छोटे छोटे बालक होते हैं, पहले बहुत सोते हैं काफ़ी, 3 मंथ के हुए, 4 मंथ के हुए, थोड़ा हल्का फुल्का हाथ पैर इधर उधर फाँकना स्टार्ट किया उन्होंने। 4 मंथ के, 6 मंथ के हुए तो धीरे धीरे वह पीठ के बल बैठना शुरू करेंगे। और फिर 6-7 मंथ के हुए तो धीरे धीरे वह फिर यहाँ पर आपकी गोद से उतर के, चारपाई से जहाँ पर भी आपने बैठा लेटाया हुआ है, वहाँ से धीरे धीरे उतर के वो घुटनों के बल चलना सीखेंगे। घुटनों के बल चलते चलते धीरे धीरे 1 साल या फिर कुछ महीने धीरे धीरे आके वो घुटनों के बल से पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे और बोलना सीखेंगे। छोटे छोटे शब्दों का, वाक्यों का, वर्णों का यूज़ करना सीखेंगे। वही यह चीज़ है कि भैया किस तरह से बच्चा अपने संज्ञान रूप से सही क्रम के आधार पर कार्यों को करता है। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ क्रिया आधारित छोटी छोटी करेगा, फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसकी छवि आधारित उन चीज़ों को भी समझने लगेगा और फिर संकेत के आधार पर भी चीज़ों को समझने लगेगा। पहले जो छोटा
बालक है देखो यहाँ पे क्रिया आधारित, यानी कि जैसा वो देखता है ऐसा करता है। फिर यहाँ पर उसकी छवि बनाएगा। अब मानो कि यहाँ पे उसने डॉगी को देखा कि हाँ डॉगी बात करता है, भौंकता है। फिर कहीं पर अगर उसने भौंकता हुआ देखा तो अपने माइंड में छवि बना ली उसकी कि हाँ भाई वह डॉगी है, भौंक रहा है, उसे इतना पता है। फिर संकेत के थ्रू भी हम चीज़ों को समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। आई होप समझ आ गया होगा। 8 क्वेश्चन है और ये अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, ये भी देन बेस्ट क्वेश्चन है आपका। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेग में संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। ओके, अभिकथन देखो, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा। यस, बिल्कुल सही बात है। एक टीचर्स का यह दायित्व होता है कि हम अपने बालकों का सही से किस प्रकार, किस माध्यम से उनका विकास करें, डेवलप करें, उनमें वृद्धि ग्रो करें, कैसे हम उनका भविष्य उज्जवल करें, कैसे उन्हें आगे की और हम यहाँ पर अग्रसर करें, कैसे उनकी हम प्रगति करें। तो एक टीचर्स का यह दायित्व होता है यह सुनिश्चित करना कि जब हम यहाँ पे शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं तो बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर, उनकी कैपेसिटी के आधार पर सभी उनकी खेल गतिविधि, उन्हें खेल गतिविधि करा के बस हमें सिखाना है। तो इस माध्यम से हमें उनके साथ में अच्छे से, है ना, उसी माध्यम से, और हमें उन्हें सहारा भी देना है, हेल्प भी करनी है। सही बात है। और जो समय जो संज्ञान होता है ना, यह भी अपने आप में संबंधित है और जटिल रूप से यह आपके एक दूसरे के साथ में संबंधित है। ये भी पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों ही सही है और ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट है, वह हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम विकास की डेफिनेशन देखें, विकास जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, विकास जो होता है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक आपकी सांसें चलती है, तब तक आपका विकास होता रहता है। विकास क्या होता है यहाँ पर? व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र व्यापक क्यों होता है? बहुत ही फैला होता है। विकास का जो क्रम होता है वो एक रूप होता है। अब ये नहीं कि हाँ आप भारत के रहने वाले, दूसरा बच्चा जापान का है, रूस का है, तो ये नहीं कि भारत का जो बच्चा है अगर उसका जन्म हुआ तो वो शेषावस्था में आएगा, और अगर जापान में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो एकदम जाके आपको किशोरावस्था में होगा। नहीं, एक क्रम में चलता है विकास। कैसे? एक रूप है उसका। सभी बच्चे, वो चाहे संसार में कहीं के भी है, कितने भी बड़े वीआईपी के बच्चे क्यों ना हो, चाहे गरीब का हो चाहे वीआईपी का हो, हर एक बच्चा शेषावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा, फिर वृद्धावस्था में, ओके, बुढ़ापे की अवस्था में सबको आना है। ये नहीं कि आप हीरोइन हो या हीरो हो या फिर आप बड़े पैसे वाले हो तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि गरीब आदमी बूढ़े होते हैं, अमीर आदमी बूढ़े नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बूढ़े होते हैं। ठीक है, तो भाई विकास जो होता है ना सब में एक समान रूप से, एक रूपता के साथ में चलता है। लेकिन हाँ, जो विकास होगा सबका डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग दर पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया कोई बंदा काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो सबका अपना अपना विकास है। कोई बढ़िया देखने में एकदम मस्त है ना, तो सब अपने अनुसार अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो विकास एक असतत नहीं, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से नहीं, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास स्टार्टिंग में छोटा रूप प्रदान करता है, फिर धीरे धीरे जाके चीज़ों को सीखता है। जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एकदम थोड़ा है ना कि वो एकदम बस यहाँ पे कूद पड़ा परिपक्वता में जाके किशोरावस्था में, नहीं ना, शेषावस्था में। पहले वो धीरे धीरे यहाँ पे प्रक्रिया सारी स्टार्टिंग से जो धीरे धीरे होगी वो करेगा, फिर जाके अपना, है ना, हर एक स्टेज में हर एक टाइम पर जिस समय बढ़ता जाएगा तो बच्चा भी बढ़ता जाएगा, ग्रो होता जाएगा। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, अलग नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है। विकास के विभिन्न पहलू होते हैं और ये अपने आप में एक दूसरे से जुटे हुए हैं, संबंधित है। ओके, सही आंसर होगा विकास चक्रीय तरीके से होता है, रेखिक नहीं। ये नहीं कि एक रेखा में होता है, विकास चक्रीय तरह से होता है, ऐसे 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 वर्तुलाकार होता है विकास। वर्तुलाकार क्यों होता है? मैंने बताया ना, कभी विकास कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा विकास होता है शेषावस्था की टाइम पर, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा धीमा होता है, फिर किशोरावस्था में बहुत ही बेस्ट होता है। इस माध्यम से होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह ग्रो होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रेखिक नहीं होता आपका। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, संतुलीकरण की, आत्मवाक के प्रयोग, खुद को पुनर्बलन के उपयोग। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार
देखो एक वाइगोत्स्की है, एक है जीन पियाजे, इन दोनों का ही कंसेप्ट है। जब भी यहाँ पे एक व्यक्ति है, बालक है, मानो जो भी है, ठीक है, जब अपने आप ही स्वयं खुद ही बात करता है। अब मानो कि हम अब CTET का फॉर्म फिलअप करेंगे जुलाई वाला, और मानो बाई चांस हमारा वह क्लियर नहीं हुआ, या फिर अगर हमारा क्लियर हो गया तो हम खुद ही अपने रूम में आए, हम लेट गए या फिर बैठे हुए हैं, तो हम खुद ही खुद बहुत खुश है, हैप्पी है, मन ही मन क्या कर रहे हैं, वाह 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 वाह, मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अपना CTET क्लियर। हम अपने आप स्वयं खुद ही में बात कर रही हूँ, वाह क्या रूम में और कोई नहीं है, खुद ही कह रही हूँ वाह वाह बहुत बढ़िया, मैंने मेहनत की थी, हाँ मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, मैंने शिवानी मैम की क्लास देखी थी, वाह क्या मस्त स्टडी भी पढ़ाया उन्होंने, और मेरा तो बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन, वही सेम टू सेम कंसेप्ट मुझे मिला है, बढ़िया एकदम जो मैंने चाहा था, मेरे 120 प्लस मार्क्स लेके आई हूँ मैं, मस्त एकदम बढ़िया किया है, एकदम बहुत हैप्पी हैप्पी, और खुद से ही बातें कर रहे हैं। वह है क्या यहाँ पर स्वयं, जब हम खुद अकेला बंदा जब खुद अपने आप में बात करता है तो वह वाइगोत्स्की के थ्रू क्या कहलाएगा, आत्मवाक कहलाएगा। उसे वाइगोत्स्की क्या कहेंगे, आत्मवाक। आत्मवाक जब हम स्वयं बात करते हैं तो यह क्या कहलाता है, आत्मवाक कहलाता है। ओके क्लियर है, चलो, और यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो भैया 11 क्वेश्चन है फिर स्क्रीन पर। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए, देखो कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। व्याख्यान विधि है, वीडियो दिखाना है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना है, निर्देशित खोज करना है। कक्षा 5वीं के बच्चों को, क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 5वीं के बच्चों को तैरने, देखो क्लास 5 के बच्चों को तैरना और डूबने की अवधारणा को पढ़ाने के लिए संरचनात्मक में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर्स कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। भाई यहाँ पे टीचर्स लोग बच्चों को सिखा रहे हैं कि भैया कैसे तैरा जाता है और डूब कैसे सकते हैं आप, तो कैसे आप अपने बॉडी का संतुलन बना के रखेंगे। अगर आप कभी नदी में, तालाब में या फिर कभी स्विमिंग पूल में नहाने का अगर आपका मन भी है, नहा रहे हैं, तो किस प्रकार आपको अपने बॉडी को संतुलन में रखना है। तो क्या हम इसे व्याख्यान विधि, व्याख्यान देंगे तो क्लास 5 का बच्चा है, व्याख्यान से नहीं समझेगा, व्याख्यान भी नहीं, वीडियो दिखा के नहीं, अभी इतना मैच्योर भी नहीं है कि हाँ आपने बस वीडियो ओपन किया और वह समझ लेगा, इतना इंटेलिजेंट नहीं हुआ अभी इस क्लास का बालक। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे नहीं, बल्कि निर्देशित खोज यहाँ पे, हाँ उन्हें पहले हम खुद करेंगे, फिर उन्हें खुद स्वयं करके दिखाएंगे किस तरह से हमें तैरना है, किस तरह हमें अपनी बॉडी का संतुलन बना के रखना है, और क्या किस माध्यम से आप डूबने की स्थिति में भी आ सकते हैं, क्या कैसे, ठीक है, सारी चीज़ें हमें करके दिखानी होगी, तब जाके बच्चा सीखेगा खोज के माध्यम से। और जब तक बच्चा स्वयं खोज करके नई चीज़ों को सीखेगा तब तक वह चीज़ें नहीं सीख सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। देखो क्वेश्चन पूछा है निगेटिव, क्वेश्चन पूछा है भैया निगेटिव, जो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा है आपसे निगेटिव। रटना, सिखाना और दोहराना, अवधारणा, दृश्यकरण, स्मृति सहायक विधियां हैं, व्यापक दोहराव है। कौन सी सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। हम बच्चों को सिखा रहे हैं, शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, या फिर यहाँ पर संप्रेषण अलग अलग थ्रू से हम सिखाने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि हमें स्वयं यहाँ पर खुद एक्टिविटीज़ करनी होनी चाहिए, और भैया हमारी रुचि के आधार पर हो, और हम अगर बालक नहीं सीख रहे हैं तो खेल गतिविधि कराओ, उस माध्यम से सीखेंगे, है ना, ये सारे अगड़म तगड़म हम लगाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रटाफिकेशन या फिर दोहराओ, है ना, अगर हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराए जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे और कुछ अलग बच्चों को नहीं सिखाएंगे, उससे बच्चे क्या होंगे, बोर हो जाएंगे, क्या होंगे, बोर होंगे, और वह रुचि भी नहीं लेंगे। और रटाफिकेशन, हूबहू जो लिखा हुआ है बस उसका रट्टा कर लो, रट लो कि हाँ ये चीज़ लिखी हुई ना किताब में, उसको भी बस आपको रट लेना है, समझो आप सीख गए। तो भैया ये भी चीज़ नहीं कराना है। अवधारणा, दृश्यकरण, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका दृश्य एकदम चार्ट वार्ट के थ्रू दिखा के पढ़ाओ। मानो आप हमें बच्चों के ऐसे अनार आसे हम सिखा रहे हैं, तो ऐसे अनार के सामने अनार का चित्र दिखाओ, दृश्य उन्हें बेस्ट होगा। स्मृति सहायक विधियाँ, स्मृति उन्हें इस माध्यम से पढ़ाओ जिससे कि उन्हें चीज़ें याद भी रहे, है ना। व्यापक दोहराओ, थोड़ा रिपीटेड भी कराते रहो जिससे कि बच्चा सही से संतुलन में चीज़ों को याद करता रहे, ठीक है। सो सही आंसर क्या नहीं होना चाहिए कि बस रट्टाफिकेशन करा दो और दोहरा दो उन्हें, ये बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की विशेषता नहीं है? आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन कैसे पर्सन है, पहले तो ये समझो। देखो, आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें हम एक तरह से नहीं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मानो हमारे सामने अगर कोई समस्या है तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे सामने कोई समस्या है तो हम उसे एक साइड से नहीं, बल्कि यहाँ पे देखो कोई समस्या है तो उसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में जाके, इस डायरेक्शन में। अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरी डायरेक्शन यूज़ करेंगे, है ना। यानी कि भिन्न भिन्न यहाँ पर हम खोजबीन के माध्यम से अलग अलग यहाँ पर हम निर्णय निकालने की कोशिश करेंगे। वह होते हैं आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच वह होता है जिसे हम मुक्त रूप से सोच सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हमें इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे और माध्यम से ढूंढेंगे और माध्यम से मिलेगा। अगर ऐसे भी नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट माध्यम से ढूंढेंगे, ऐसे भी नहीं मिल रहा तो और यहाँ पे तरीका देखेंगे। ये होता है आलोचनात्मक सोच। तो आलोचनात्मक सोच वाले पर्सन की क्या विशेषता नहीं है ये बताना है। तो यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित होता है, तथ्यों पर। यह खुला पर्सन है और कई, हाँ, यह खुला पर्सन है और इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसलिए नहीं होगा, हमें वो बताना है जो नहीं होना चाहिए। हाँ, यह उच्च स्तरीय सोच वाला क्वेश्चन है और इसमें समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। सही बात है, उच्च स्तरीय कौशल वाला। अब जब आप परिपक्व हो जाते तभी हमारे अंदर आलोचनात्मक सोच डेवलप होती है। इससे पहले ये भी नहीं कि हम इतने परिपक्व नहीं हो और हम अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स को खोज सकते हैं। यह उच्च स्तरीय सोच वालों के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। और इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सही बात है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों कि यह मुख्य बस तथ्यों पर आधारित है। तथ्य यानी कि एक दो ही आंसर पर डिपेंड है। मानो मैंने क्वेश्चन किया कि बताओ अभी जो है 2025 में वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये बस आपका एक तथ्य बता देंगे, प्रधानमंत्री जी हैं, है ना। कौन है भाई यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी बता दिया, कौन है, नरेंद्र मोदी जी के। अब इसका आंसर एक ही है, तथ्य है, इसका एक ही आंसर है, एक ही जानकारी है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि बताओ मुझे यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे वर्तमान में, उनकी मुझे कुछ क्वालिटी बताओ, उनकी कुछ मुझे गुण दोष इस तरह बताओ, तो फिर तो आप भैया इस तरह से छाप दोगे ना भाई यहाँ पे पूरा, हाँ ये वो ऐसे हैं, वो दिखने में ऐसे हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं, यूँ फलाना नहीं, जो भी जिसके मन में जो भी भरा हुआ है ना वो सारा आप, ठीक है, सब बता दोगे। तो इसलिए तथ्य जानकारी यह आपके आलोचनात्मक सोच से डिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखो 14 क्वेश्चन है और ये भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। क्या बात है, एकदम मस्त अभिकथन और कारण वाला तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। और हाँ, ये आपके स्पेशली 4 या 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में ये, ठीक है। अभिकथन पढ़ते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, देखो जो बालक होते हैं ना, अलग अलग परिवार से होते हैं, अलग अलग सबका रहन सहन होता है, अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग उनका क्षेत्र होता है, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, अलग अलग सबके रहन सहन तरीका, अलग अलग धर्म होता है ना। तो अलग अलग संस्कृति होती है, कोई हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब अलग अलग डिफरेंट। हिंदू में बहुत सारी जातियाँ हैं भैया, है ना। इस माध्यम से तो उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कक्षा शिक्षण को एक संस्कृति रूप के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। भाई उनकी संस्कृति के आधार पर उन्हें देखते हुए हमें एकजुट होकर के उन्हें बिल्कुल ऐसे संजो करके पढ़ाना चाहिए। सही बात है, क्योंकि डिफरेंट व्यक्ति विभिन्नता वाले बच्चे आते हैं हमारी क्लास में, और हिंदू के भी है, मुस्लिम भी, सिख भी है, ईसाई भी है। तो उन्हें देखते हुए हमें उसी प्रकार शिक्षा प्रोवाइड कराने जिससे कि किसी बच्चे को बुरा भी ना लगे और सबको नॉलेज भी मिल जाए। कारण कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। एक तो बात केवल आ गया, दूसरा शब्द मानकीकृत आ गया, तो दोनों ही चीज़ क्या होगी, गलत होगी। कक्षा में समता, कभी आप क्लास में एक समान नहीं रूप बना सकते। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भैया मैं सभी बच्चों को समान बना दूँ, कि जैसे यहाँ पर ये राम सीख रहा है ऐसे यहाँ पर ये श्याम सीखे, जैसे ये सीता सीख रहे हैं ऐसे ये गीता मीना रीता सीखें। तो भाई आप कभी भी अपनी क्लास में मानो 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो आप अपनी क्लास में कभी बच्चों को समान रूप नहीं दे सकते कि हम बालकों को समान रूप दे रहे हैं, समान से बच्चे सीख पाएंगे। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। या फिर हम केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या का आकलन करेंगे और उस माध्यम से सिखाएंगे, ये चीज़ गलत है। केवल वर्ड तो वैसे भी गलत है, इसलिए अभिकथन तो सही है और यहाँ पे रीज़न गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही होगा। चलो
15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या बात है भैया, हम लास्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर हैं। बढ़िया। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अहम केंद्रिता, संरक्षण है, वस्तु स्थायित्व, आत्मसातीकरण है। क्या बात है भाई, जाते जाते देखो भैया हमें जीन प्याजे जी के दर्शन हो गए है ना क्वेश्चन में है ना। तो भाई जीन प्याजे का जो है दर्शन न हो ऐसा हो नहीं सकता। इतनी हम आपको तैयारी कराएंगे, हर एक उसमें सेशन में जीन प्याजे तो रहेंगे और वाइगोत्स्की, इनके दोनों की बात तो होती है। जीन प्याजे हैं, वाइगोत्स्की है और भाई हार्वर्ड गार्डनर है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल कुंडलियाँ तीनों ने बिल्कुल सेम ऐसी रखी है भैया कि इनके बिना सीटेड नहीं है। ठीक है, ये तीनों आते ही आते हैं। तो देखो, जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी गोल्डन रिट्रीवर है। देखो, जागृति एक लड़की है, उसके पास में एक डॉगी है, उनके घर पर है। तो वह कैसा है, यहाँ पे एक रस्टी गोल्डन रिट्रीवर है। देखो जो डॉगी है, जैसे भैया हमारी अलग अलग नस्ल है ना, अलग अलग जाति है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख ईसाई, ऐसे जो ये पशु होते हैं ना, जीव जंतु जानवर होते हैं, इनकी भी अपनी अपनी नस्ल होती है। हाँ, इनके भी धर्म है। भाई क्या बात है कि यहाँ यह डॉगी अलग नस्ल का है, यह डॉगी अलग नस्ल का है, इसलिए तो यहाँ पे जागृति के पास में जो डॉगी है वह अलग नस्ल का है। यहाँ पर रस्टी गोल्डन रिट्रीवर है। लेकिन जब वह दूसरे डॉगी को देखती है तो सेम, भाई डॉगी है तो एक समान दिखेगा, तो वह उसे दूसरा डॉगी भी बिल्कुल अपनी रस्टी गोल्डन रिट्रीवर की तरह ही दिखता है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझते हैं। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा में है? जीन प्याजे के अनुसार यह है आत्मसातीकरण। यह चीजों को अपने अंदर, अपनी आत्मा में इसने आत्मसातीकरण कर लिया कि हाँ भैया जैसा मेरा डॉगी है, तो उसे संसार में जितने भी डॉगी दिखेंगे ना, वह सबको यही समझेगी कि हाँ ये भी उसी की तरह है जैसा ये है। बल्कि वे नहीं जानते कि हाँ मेरे वाला डॉगी अलग नस्ल का है, नस्ल अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई। जीन प्याजे के अनुसार यह आत्मसातीकरण में चली गई। ओके, यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में है। कभी कुछ ऐसा होता है कि मानो कुछ हम ऐसी चीज़ देखते हैं कि हाँ ये हुबहू अब जैसे देखो गाय है, क्या है गाय, भाई गाय की भी अलग अलग नस्ल होती है, कोई फलाने ढिमकाने की, कोई राजस्थानी गाय, कोई जो है गुजराती गाय, इस तरह से अलग अलग होती है। लेकिन गाय है, 4 पैरों वाली है और 2 सींग है, 2 आंखें हैं। हमें तो पता है, हमें जितनी भी गाय दिखेगी हम सबको समान ही कहेंगे। हम कहेंगे हाँ भाई ये गाय है, वो हमारे घर पे वो भी गाय है, हाँ सेम है। तो हमने अपने अंदर क्या किया हुआ है, इसे एक मिनट को आत्मसातीकरण किया हुआ है हमने अपने अंदर इसको। ओके, तो भाई यहाँ पे जीन प्याजे के अनुसार यह आत्मसातीकरण है। जब यहाँ पे नस्ल अलग अलग होती है, दिखने में समान होते हैं लेकिन नस्ल उसकी अलग अलग होती है और उस चीज़ को हम एक ही मानते हैं, तो वह क्या होता है, आत्मसात होता है। आत्मसात कर लिया हमने अपने अंदर कि एक जैसे दिखने वाली चीज़ें सभी वही हैं। ठीक है, भले ही उसकी नस्ल अलग हो। देन यहाँ पे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और हम लास्ट आ चुके हैं अपने लास्ट प्रोसेस पर, और लास्ट प्रोसेस है हमारा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब का। तो सेशन आपको कैसा लगा? देखो भाई पढ़ाते पढ़ाते एकदम बढ़िया मनमोहक हो गए हैं और आपको इंटरेस्ट आए कि नहीं, सो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। आप जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, सबका यहाँ पे दिल खोल के वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। और जाते जाते एक बस बात ये कहूँगी, सेशन अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा। ओके, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी ना यहाँ पे कुछ करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मज़ेदार वीडियो इंटरेस्टिंग वाली आपको यहीं पे मिलने वाली है शिवानी मैम की। और हाँ, सीटेट जितनी भी रेट का भी पेपर हुआ था, सेम जो तैयारी कराई थी ना, सेम CDP की और हिंदी की सेम कंसेप्ट आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आए हुए थे आपके रेट के पेपर में। और यहाँ पे भी जो सीटेट की तैयारी कराऊंगी ना, और 6 to 8 वाली में NCERT की भी मैंने क्लासेस ली हुई है, करा रही हूँ, हिस्ट्री की चल रही है, तो उन्हें भी देखो बेहतरीन है। NCERT की क्लास ऐसी करा रही हूँ कि पहले NCERT कराती हूँ, लास्ट में MCQ कराती हूँ, हूबहू वही छपा मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ से भी जो करा रही हूँ ना, बेस्ट हूबहू यही मिलेगा, लाइन टू लाइन। और साथ ही साथ में कंसेप्ट जो समझो वो बेहतरीन। और यहीं पे हम हिंदी गद्यांश या पद्यांश की भी क्लास ले रहे हैं, जो कि वो भी बहुत बेहतर, और उसे तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया टन तरीके से पढ़ा रही हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।